नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय पार्ट 2 की। देखते हैं अनुच्छेद नंबर 125। अनुच्छेद नंबर 125 में क्या दिया गया है, तो इस अनुच्छेद में न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। न्यायाधीशों को जो वेतन है वो कौन निर्धारित करती है, तो न्यायाधीशों का वेतन भत्ता है वो संसद निर्धारित करती है। अभी वेतन भत्ते हैं वो दिए कहाँ से जाते हैं, तो ये भारत सरकार की संचित निधि से। भारत सरकार की संचित निधि से दिए जाते हैं। वर्तमान समय में हमारे मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है, तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन है वर्तमान समय में 2.80 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है और अन्य न्यायाधीशों को 2.50 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है। तो अनुच्छेद नंबर 125 में न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। देखते हैं अनुच्छेद नंबर 126। अनुच्छेद नंबर 126 में क्या दिया गया है, तो इस अनुच्छेद में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दी गई है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो दो स्थितियों में की जाती है। कौन कौन सी? पद रिक्त हो, दूसरा वो अनुपस्थित हो। इन दो स्थितियों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। पद रिक्त कब होता है? जब उनकी मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दें या उन्हें कदाचार के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाए। अनुपस्थित यानी वो बीमार हो जाएं या विदेश दौरे पे चले जाएं। इस स्थिति में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ राष्ट्रपति नियुक्ति करता है लेकिन यहाँ किसी प्रकार का परामर्श नहीं लेता। देखते हैं अगला अनुच्छेद नंबर 127। अनुच्छेद नंबर 127 में क्या दिया गया है, तो इस अनुच्छेद में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति दी गई है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करता है, तो यहां मुख्य न्यायाधीश करता है। परामर्श किसका लेता है, तो यहां राष्ट्रपति के परामर्श से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है मुख्य न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है उसका प्रावधान कहां से लिया गया है, तो इसका प्रावधान है फ्रांस से लिया गया है। किस स्थिति में की जाती है, तो यह गण पूर्ति के अभाव में की जाती है। यहां गण पूर्ति है कितनी होती है, 1/10। इतने सदस्य अगर न्यायालय में नहीं होंगे न्यायाधीश, तब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार। नंबर 1, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 131 के अंदर किया गया है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे मामले जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ले जाए जा सकते हैं।
यहाँ इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, एकवर्ती और समवर्ती। एकवर्ती के अंदर जो मामले केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ले जाए जा सकते हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद, राज्यों और राज्यों के मध्य विवाद। समवर्ती जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ले जाए जा सकते हैं, ऐसे मामले। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मूल अधिकारों से संबंधित मामला है, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूल अधिकारों का मामला है, वो अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर जाता है, और हाई कोर्ट के अंदर मूल अधिकारों का मामला है, वो अनुच्छेद नंबर 226 के अंतर्गत आता है। तो ये था एकवर्ती और समवर्ती अधिकार क्षेत्र। देखते हैं अगला अधिकार क्षेत्र नंबर 2, अपीलीय क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, और यहाँ जो भी अपील की जाती है वो अंतिम होती है। यहाँ जो जो अपील की जाती हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संवैधानिक मामलों के संबंधित। संवैधानिक मामलों से संबंधित है अपील, वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद नंबर 132 के तहत की जाती है। दीवानी मामले, दीवानी मामलों के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत अपील की जाती है? तो अनुच्छेद नंबर 133 के तहत यहाँ अपील दायर की जाती है। कौन कौन से मामले होते हैं? जमीन जायदाद, विवाह और उत्तराधिकार, इससे संबंधित है अपील की जाती है अनुच्छेद नंबर 133 के तहत। अगली अपील है वो है फौजदारी से संबंधित। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये अनुच्छेद नंबर 134 के तहत की जाती है। जैसे लड़ाई झगड़ा आदि से संबंधित अपील है वो फौजदारी मामलों के तहत अनुच्छेद नंबर 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। अगला है विशेष इजाजतीय मामले। विशेष इजाजतीय मामले ये किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं? तो ये अनुच्छेद नंबर 136 के तहत किए जाते हैं। अगली शक्ति है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की शक्ति। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये अनुच्छेद नंबर 143 के अंतर्गत आती है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की शक्ति यानी सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी मामले पर अपना परामर्श दे सकता है। अगली शक्ति आती है, सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेखीय न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत अभिलेखीय न्यायालय होता है? तो ये होता है अनुच्छेद नंबर 129 के तहत अभिलेखीय न्यायालय होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना फैसला देता है उसे अभिलेखों के रूप में संरक्षित रखता है। अगला क्षेत्राधिकार है वो है न्यायिक पुनरावलोकन। सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी मामले पर दोबारा से जांच कर सकता है। अगला क्षेत्राधिकार है संविधान का रक्षक होता है।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान का रक्षक कौन होता है, तो संविधान का रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो यह होता है अनुच्छेद नंबर 32 के तहत। तो ये था दोस्तों अपना सुप्रीम कोर्ट वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एम चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।